एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन योर ओन चैनल जिसका नाम है एडुग्रू। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको 6 to 12 का सारा कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम से, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके पास कोई इम्प्रूवमेंट्स है हमारे चैनल के लिए तो प्लीज़ हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी ट्राई करेंगे अपनी इम्प्रूवमेंट्स को सॉल्व करने की और एक अच्छी वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करने की। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है क्लास 12 की। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसा वीडियो पब्लिश करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हमें और मोटिवेशन मिलेगी एक अच्छा वीडियो बनाने की और अच्छा काम करने की। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हमने इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करी थी। हमने पिछला चैप्टर जो था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है आपके एग्जाम्स में और ये बहुत इजी भी है। तो आपको ये अच्छे से करना है ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाओ। और अपने एग्जाम्स का आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम जब छोटा सा सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है आपकी लाइफ का, चला जाएगा थोड़े टाइम में, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है उन एग्जाम्स का अपने। ओके, और अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी डाइट अच्छी लेनी है, आपको पूरा अपना ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का। तो आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर आप एडुग्रो चैनल के साथ जुड़े हो तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर होने वाला है तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी बनेगी, इसलिए वीडियो को 2 पार्ट्स में या पॉज करके देखते रहना। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या होता है? आपको क्या लगता है इसका क्या मीनिंग है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो आप देखते हो अपने पास जो बिल्डिंग्स होती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आप देखते हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, आप उस पर देखते हो कि कई बिल्डिंग्स होती है बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, तो हम कहते हैं कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही होता है? नो, बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक कोड डिस्कस करेंगे। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जब भी हम एक कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम एक कोड डिस्कस करते हैं पहले। ओके, तो आज का कोड है द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज who believe in the quality of their dreams. तो आज का कोट है द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द क्वालिटी ऑफ देयर ड्रीम्स। जिसको बिलीव है अपने ड्रीम्स के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। आप चाहते हो कि मेरा एक ड्रीम है, मुझे सीए बनना है या मुझे आईएएस बनना है, तो जब तक आपको बिलीव नहीं है कि आप अपना ड्रीम अचीव कर पाओगे तब तक आपका ड्रीम पूरा ही नहीं होगा। तभी हम कहते हैं कि जिसको अपने ड्रीम से बिलीव है, सिर्फ और सिर्फ वही, जिसको बिलीव है कि अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वो अपना ड्रीम अचीव कर सकता है, पॉजिटिव थॉट है अपने ऊपर, वही अपना ड्रीम अचीव कर सकता है और सक्सेस की राह पर सिर्फ और सिर्फ वो चलेगा। इसलिए तभी हम कहते हैं कि लोगों को प्रूव करने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। किसी को दिखाना नहीं है आपको, बट आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तभी आपने जो काम सोचा है आपका बहुत अच्छे से होगा। इसलिए आपको जो भी आपका ड्रीम है सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखिए और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि वो जो मेरा ड्रीम है बिल्कुल पूरा होगा। ओके, सो विद दिस पॉजिटिव थॉट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन से। Meaning of infrastructure. Infrastructure refers to all such activities and services and facilities which are needed to provide different kind of services in the economy. तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वो एक्टिविटीज, सर्विसेज या फैसिलिटीज जो हमें नीडेड है डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सोसाइटी में। एक्टिविटीज, ये इसमें 3 चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा वो 3 चीजों का मिक्सचर है।
ओके, तो ये तीन चीजों का जो मिक्सचर है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure plays an important role in the economic growth of a country. Agriculture, industry and now increasing the service sector depends heavily on infrastructure. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में। हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी अच्छी हो रही है, और सिर्फ एक कंपोनेंट की वजह से अच्छी नहीं होती, बहुत सारे और कंपोनेंट्स भी होते हैं। उनमें से एक कंपोनेंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है हमारा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है हमारा, एग्रीकल्चर आता है, उसमें आता है हमारा इंडस्ट्री। तो काफी सारे रीजंस है हमारे जिसकी वजह से हमारा जो जीडीपी आता है, हमारी पर कैपिटा इनकम आती है, वो अच्छी होती है। तो एक रीजन हो गया हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक हो गया एक एग्रीकल्चर, और एक हो गया हमारा इंडस्ट्री। और एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर सारे डिपेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपनी ग्रोथ को फुलफिल करने के लिए। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन infrastructure facilities for the growth. Infrastructure development is also crucial for the social development of a country. हम कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ जीडीपी को बढ़ाने के लिए अच्छा है, बट नो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। जो सोशल फैक्टर्स होते हैं हमारे, उसको इंक्रीज करने के लिए भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हेल्पफुल है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो हमारी जीडीपी को इम्प्रूव करने के लिए भी अच्छा है और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। Since the economic reforms of 1991 in India, infrastructure development has been accorded highest priority by the government. तो जो हमारे रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, हमें पता है कि हमारी कंट्री में 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, वो थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इन रिफॉर्म्स के बाद तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी कंट्री में, और जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत प्रायोरिटी देने लग गई है इंफ्रास्ट्रक्चर को। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर एग्जाम में पूछे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है या इसकी इंट्रोडक्शन पूछे, तो हमें ये सब पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। अब आ जाएगा कि वाई सम स्टेट्स इन इंडिया परफॉर्म बेटर। हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो हमसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे पंजाब हो गया, केरला हो गया। केरला इतना बेटर क्यों है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? जो यूपी है वो इतना बेटर क्यों है इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज? तो कुछ कुछ जो स्टेट्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी होती है किसी एक चीज में, बट जो दूसरे स्टेट्स होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। इसका क्या रीजन है कि जो सम स्टेट्स परफॉर्म कर लेते हैं बेटर, और जो दूसरे स्टेट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस होती है थोड़ी सी कम, वो डिस्कस करेंगे। Okay, some states in India performing much better than the states in certain areas. For instance, Punjab, Haryana and Himachal Pradesh prosper in agriculture, हॉर्टिकल्चर। महाराष्ट्र एंड गुजरात है बेटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जो कुछ स्टेट्स होते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट होती है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग स्टेट्स। जैसे पंजाब, हरियाणा या हिमाचल प्रदेश हो गए। हम देखते हैं कि जो पंजाब, हरियाणा और जो ये वाले एरियाज है, हिमाचल प्रदेश हो गए, इनकी एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है। इसकी जो लैंड होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। और एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर का मतलब जो वीविंग हम वो करते हैं, क्रॉप्स पे खेती करते हैं, एग्रीकल्चर उनकी बहुत अच्छी होती है। हॉर्टिकल्चर हो गया, अगर हम फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं तो वो भी इन एरियाज में बहुत अच्छी होगी। तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बहुत अच्छी हम प्रॉस्पर करते हैं उसमें। और फिर आगे महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया। जो महाराष्ट्र और गुजरात का एरिया है बेटर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसमें जो इंडस्ट्रीज होती है वो काफ़ी सारी डेवलप्ड होती है। तो महाराष्ट्र और गुजरात जो हो गया उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। Kerala has excelled in literacy, healthcare and sanitation and also attracts students in large numbers. तो जो केरला है वो सबको पता है कि जो उसका एजुकेशन है, वो जो उसकी लिटरेसी रेट है उसमें बहुत अच्छी है केरला के अंदर। तो केरला की जो लिटरेसी है वो तो अच्छी है ही। उसके साथ साथ जो उसकी हेल्थ केयर है, वो जो इतना फोकस करता है हेल्थ पे, जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन का मतलब जो हाइजीन है, केरला उस पर भी एक्सेल करता है। तो केरला की काफ़ी सारी फीचर्स हैं। Information technology industry large attention as they provide world-class communication facilities. जो कर्नाटका है उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत फेमस है और वो वर्ल्ड क्लास कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, मतलब हम कहीं से भी कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरे लोगों को। इट इज ओल्ड बिकॉज सम स्टेट्स आर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरियाज देन द अदर। तो ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा है। कुछ स्टेट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो दूसरों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है।
तो ये जैसे हम पंजाब हरियाणा एग्रीकल्चर में अच्छे हैं, जो कर्नाटका है उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जो केरला है वो लिटरेसी में इतना एक्सेल कर रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है वहाँ पे। Some have better educational facilities, others have better transportation facilities, are located near ports, which make them easy access to raw materials required for various manufacturing industries. All these support structure will facilitate development of a country constituted infrastructure. तो इसलिए बेटर है क्योंकि जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वहाँ की अच्छी है। कईयों की जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ इसलिए अच्छी क्योंकि वो पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा नियर है। तो जो अगर पोर्ट्स के नियर होगा तो फटाफट जो रॉ मटेरियल होगा वो इंडस्ट्री पे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये सब यही रीज़न है कि तब जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से वर्क करेगा, और यही रीज़न है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑल दी सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे डेवलपमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जो हमारे डेवलपमेंट को इंक्रीज करती है, हमारी जीडीपी को, वो आ जाएगी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। तो ये थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशन, और क्यों कुछ स्टेट्स जो होते हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर। अब हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। हमने इतनी इंट्रोडक्शन पढ़ ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की जीडीपी में हेल्प करता है, जो सम स्टेट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं दूसरी स्टेट से अच्छा बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें रियल डेफिनेशन पता नहीं चली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम एक रियल डेफिनेशन पता करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल दोज activities, services and facilities which are needed to provide different kind of services in the economy. तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी एक्टिविटीज हैं या सर्विसेज हैं या फैसिलिटीज हैं विच आर नीडेड टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये तीन चीजों से मिलकर बना है इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट है एक्टिविटीज, जो हम एक्टिविटीज डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं, राइट। हम चलते हैं, हम खाना खाते हैं, वो होंगी हमारी एक्टिविटीज। और सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब जो लोग होते हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, लाइक कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आएगी। और आगे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ का मतलब होगा जैसे हमारे घर पानी नहीं है तो पानी की फैसिलिटीज़ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर प्रोवाइड करती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ होगी। तो एक्टिविटीज़, सर्विसेज और फैसिलिटीज़ को मिला के बनेगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kind of services in the economy. ऐसी एक्टिविटीज, सर्विसेज या फैसिलिटीज जो नीडेड है हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, सोसाइटी की जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं उसको प्रोवाइड करने के लिए जो हमारी एक्टिविटीज, सर्विसेज और फैसिलिटीज नीडेड है वो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आ जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को। जो मेन सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है बट सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को। प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड, तो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड और कॉमर्स को जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंक्लूड रोड, रेलवे, पोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशंस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सर्विसेज है वो इंक्लूड करती है हमारी रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ऑयल्स, रोड्स, ये सब हमारी सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ही आता है। एजुकेशनल सिस्टम जो हम कहते हैं, जो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर है। Education system including school, colleges, health system including hospitals, sanitary system including clean drinking water। तो जो एजुकेशन सिस्टम में हमारा हम जो स्टडी करते हैं वो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है। बिल्डिंग तो हमारा पार्ट है ही, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, वो सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आएंगे, बट उसके अलावा भी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आएगा। उसके बाद हो गया हमारा जो हॉस्पिटल्स है, सैनिटरी सिस्टम है, जैसे हमारा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, which water facilitates monitor system including banks, insurance and other financial working systems. Some of these services, तो जो हमारे बैंक्स, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक्स वगैरह क्या करते हैं, हमें लोन प्रोवाइड करते हैं और हमारी जो सिक्योरिटीज होती हैं अपने पास रखते हैं।
तो ये सब चीजें भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर आएंगी। सम ऑफ दीज सर्विसेज आर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्शन। कुछ जो सर्विसेज होती है उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी वर्किंग पे, और कुछ जो अदर्स होती है वो इनडायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। राइट, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जो एजुकेशन होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बट जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसका हम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट हम पे कुछ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट भी प्रोवाइड करती है और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी प्रोवाइड करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर हमारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, सर्विसेज आ जाएंगी और फैसिलिटीज आ जाएंगी जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है हमारी इकोनॉमी में। और इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी की सारी रोड्स, रैम्प, ब्रिजेस तो आएंगी, बट उसके साथ साथ हमारी सैनिटेशन फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज और हमारे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सब कुछ चीजें आ जाएगी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ओके, तो ये थी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशन। आपको ये बहुत अच्छे से करना है, ये आपकी एग्जाम में आ जाता है, कम से कम 2-3 मार्क्स से उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं वन लाइन में, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी डेफिनेशन को तो लर्न ही करना है। राइट, तो हमने मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। आपने टर्म्स बहुत बार सुनी होगी कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वो इकोनॉमिक होते हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जीडीपी से रिलेटेड होते हैं, बट कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं सोशल होते हैं। राइट, उनका इकोनॉमी से कोई रिलेशन नहीं, बट वो सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं। तो क्या मीनिंग होता है इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो हम डिस्कस करेंगे। The infrastructure can be categorized into two heads. Economic infrastructure. It includes infrastructure associated with energy, transportation and communication. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड है हमारा एनर्जी से, जो हम एनर्जी होती है मीन्स पावर वगैरह से एसोसिएटेड है, ये ट्रांसपोर्टेशन से जो ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे उससे एसोसिएटेड है, या कम्युनिकेशन से जो हम कम्युनिकेट करते हैं टेलीफोन पे उससे एसोसिएटेड है इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड है हमारा एनर्जी से, ट्रांसपोर्टेशन से या हमारा कम्युनिकेशन से। ओके, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब एक ऐसी एक्टिविटीज जो एक इंडिविजुअल अकर कर रहा है वो अपने कुछ कमाई करने के लिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हमें प्रोडक्शन करना है या तो ट्रेड करना है, ट्रेड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। ओके, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद एजुकेशन, हेल्थ। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड है हमारा एजुकेशन से या हेल्थ से। राइट, तो हम एजुकेशन या हेल्थ की बात करें तो आ जाएगा हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कुछ ना कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, बट ये जर्नल है कि हम जो हमारा एजुकेशन और हेल्थ है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आ जाएगा हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ दो सर्विसेज व्हिच इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अगर ऐसे कुछ सर्विसेज हैं जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रही है, वो आ जाएगी हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। ओके, तो हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो हमारा एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, जो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर इनकर किया है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने के लिए। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसोसिएटेड है हमारा एजुकेशन से या हेल्थ से, या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने इनकर किया है हमारी सर्विसेज को या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए। राइट, तो हमारा बेसिक डिफरेंस में पता चल गया इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट देयर ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बट इट्स सोशल डायमेंशंस टू। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ नहीं होती जीडीपी के, बट उससे कुछ ना कुछ सोशल उससे कॉजेस भी होते हैं। Therefore, both economic and social infrastructure projects have a strong bearing on the process of economic development. तो इकोनॉमिक से सिर्फ और सिर्फ जीडीपी अफेक्ट नहीं होगी, बट हमारी जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। प्रोजेक्ट्स हैव अ
स्ट्रॉन्ग बियरिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक जो हमारी जीडीपी बढ़ रही है उससे अफेक्ट नहीं होती, बट सिर्फ और सिर्फ जो उसके सोशल कॉजेज हैं उससे भी अफेक्ट होती है। तो ये था हमारा इसका मीनिंग। Economic development is not there. Growth in gross domestic product with social dimensions. तो इसी कुछ ना कुछ social implications होते हैं, like social infrastructure projects have strong bearing on the process of economic development. Okay, तो हमने इसका मीनिंग डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आर इम्पोर्टेंट। तो बोथ हमारे इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है? Both economic and social infrastructure together helps in the overall development of the economy. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी जीडीपी है उससे भी, जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे भी हमारी डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी की, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हम जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं उससे भी हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलप होगी, राइट। तो हमारी बोथ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों जरूरी है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। Economic infrastructure improves productivity levels in the productive areas such as agriculture, industry. तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? हमारी प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लाइक एग्रीकल्चर वगैरह उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसकी प्रोडक्टिविटी का मतलब जो पर हेक्टेयर हमारी प्रोडक्शन होती है वो इम्प्रूव करता है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच इज एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है लाइक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो हमारी ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी लाइक ह्यूमन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी सोसाइटी पे वो हमारा प्रोवाइड करता है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। और एफिशिएंसी फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, और फैसिलिटीज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, और ये सब फैसिलिटीज होती है जो हमारी एजुकेशन की, हेल्थ की, हाउसिंग की, वो भी हमें प्रोवाइड करता है। तो बोथ हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिए बहुत अच्छा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, राइट। तो ये था हमारा इसका बेसिक मीनिंग और इसका डिफरेंस, और ये कैसे हमारा हेल्प करते हैं सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम एक और बार डेफिनेशन पढ़ेंगे बिल्कुल, और डिफरेंस पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है 1 to 1, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। Economic infrastructure. It refers to all those elements of economic change which serve as a support system for the process of economic growth. तो ऐसे फैक्टर्स, जो ऐसे एलिमेंट्स इकोनॉमिक चेंज के जो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में। हमारी जीडीपी है, हमारी जीडीपी इंप्रूव हो रही है, बट जीडीपी के प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, वो आ जाएंगे हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। लाइक ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एनर्जी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारी जीडीपी को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड होता है। तो एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन आ जाएंगे हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दस इज द प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी, और उसका प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर जितना हम उन पर खर्चा कर रहे हैं प्रोडक्शन का वो इम्प्रूव होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा फिजिकल कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होगा। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है इट रेफर्स टू ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज विच सर्विसेज सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब इट रेफर्स टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सोशल चेंज, ऐसे एलिमेंट जो सोशल चेंज में हेल्प करते हैं, विद सर्विस विद प्रोवाइड सपोर्ट सिस्टम, जो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हमारे सोशल डेवलपमेंट के प्रोसेस में। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस में, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है हमारा सोशल डेवलपमेंट के प्रोसेस में। इसमें हमारी बेसिक फैसिलिटीज आ जाएंगी जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक एजुकेशन आ गया, हेल्थ आ गया और सर्विसेज आ गई। तो इससे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। ऑब्वियसली जिसको अगर एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ और सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, तो हमारी जो क्वालिटी है ह्यूमन रिसोर्सेज की वो इम्प्रूव होगी,
और उससे जो हमारी एफिशिएंसी है मैन पावर की, जितना एफिशिएंट हो रहा है मैन पावर, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली जितना वो काम करने की उसकी क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी है, वो भी हमारी इम्प्रूव होगी। तो इससे एक्सपेंडिचर से क्या होगा, जो हमारी ह्यूमंस होंगे वो डेवलप्ड होंगे और उसका जो स्टॉक होता है बहुत अच्छा प्रोड्यूस होगा हमारा ह्यूमन कैपिटल का, राइट। तो हमने बेसिक मीनिंग डिस्कस कर लिया इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करेंगे हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसकी बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्या वो इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्या क्या उसने करा है अब तक और आगे कर सकता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्ट सिस्टम on which efficient working of a modern industry depends। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहली चीज तो एक सपोर्ट सिस्टम है जिससे हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो वर्किंग उसकी डिपेंड करती है, राइट। तो एक सपोर्ट सिस्टम जिससे हमारी जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी वर्किंग डिपेंड करती है, वो आ जाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर। तो सबसे पहली चीज ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है टू विच एफिशिएंट वर्किंग, जो हमारी वर्किंग है मॉडर्न इंडस्ट्री की, वो डिपेंड करती है, राइट। तो फर्स्ट रीजन आ गया इसका ये। सेकंड इज facilitates functioning of the economy. The functioning of the economy depends upon the existence of infrastructure facilities. Agriculture, industry, and service sectors depend heavily on infrastructure facilities for their growth. तो सेकंड इसका रीजन ये है कि फैसिलिटेट्स फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी है उसकी फंक्शनिंग को वो इम्प्रूव करता है। तो जो फंक्शनिंग है इकोनॉमी की वो इस पे डिपेंड करती है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगा हमारा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और उसके सर्विस सेक्टर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और फिर आ जाएगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अगर हमें एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन infrastructure facilities, roads, ways, railways, and shipping for speedy and large-scale transportators, seeds, pesticides, fertilizers, etc. There is also a need for insurance and banking, so facilities of agriculture can operate on a large scale. तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से क्या होगा, हमारी मॉडर्न एग्रीकल्चर होती है वो डिपेंड करती है। तो हम अगर एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहे हैं तो हमारी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसकी जो डेवलपमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली हो गई। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है हमारी, रोडवेज, रेलवेज और शिपिंग फैसिलिटीज हैं, वो हमें पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और अगर हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगी तो ऑब्वियसली हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी डेवलप होगी। तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है वो भी बहुत हेल्प करती है हमारी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए। So there is a need for insurance and banking. Facilities of agriculture can operate on a large scale. तो हमारी इंश्योरेंस और बैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी हमारी नीड है ताकि हम अपने एग्रीकल्चर को अच्छा से डेवलप कर पाए लार्ज स्केल पे, राइट। फोर्थ इसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो आ जाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट go hand in hand. Agriculture depends on adequate expansion and development of irrigation facilities. तो जो एक नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है कि इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट होगी। इकोनॉमी के डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो उसकी जीडीपी है वो बढ़ेगी। गो हैंड इन हैंड। एग्रीकल्चर डिपेंड्स अपॉन एडिक्वेट एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। तो एग्रीकल्चर हमारा डिपेंड करता है हमारा एक्सपेंशन पे, और अगर डेवलपमेंट होगा हमारा इरिगेशन फैसिलिटीज पे। तो इंडस्ट्रियल का प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ पावर। और इंडस्ट्रियल का जो प्रोग्रेस होता है, इंडस्ट्रीज तभी डेवलप करेंगी जब उसकी पावर अच्छी होगी इन द नेक्स्ट जनरेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, infrastructure contributes to the economic development of a country by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life of its people. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री होती है वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करती है, हमारी जीडीपी बढ़ती है उससे, हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और हमारी जो लोग रहते हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, लोगों की रहने की क्वालिटी इंप्रूव होती है, राइट। तो हमारा नेक्स्ट आ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारी देश की जो जीडीपी होती है वो इंक्रीज होती है। जीडीपी का दूसरा नाम ये है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होती है हमारे देश की। नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो हम सारे के सारे सिटीजन, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, उनको बेटर रोड मिलेगी, रेलवे फैसिलिटीज और भी सैनिटेशन हेल्थ की फैसिलिटीज होती है वो भी अच्छी मिलेगी. वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. Improvement in water supply identification have a large impact on reducing mobility. तो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, हमारी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रमोट होगी. अगर हम वाटर सप्लाई में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि हम अपनी मोटेबिलिटी का मतलब हम जितना बीमार हो सकते हैं वो सबसे कम बीमार होंगे अगर हमें अच्छी सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलेंगी. तो हमारे जो डिजीजेस वगैरह होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में हमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो सब भी हमें नहीं होंगी और हेल्थ केयर वगैरह भी अच्छा होगा. तो ऑब्वियसली अगर पॉल्यूशन नहीं है, हम सेफ्टी हेल्थ हैजार्ड्स हमारे सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी भी हमारे पास है, ट्रांसपोर्टेशन हम एक जगह से दूसरी जगह अच्छा कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं क्या होगा, उनको अच्छी बेटर लाइफ मिलेगी और उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी. ऑल्सो इफेक्ट मोबिलिटी पर्टिकुलरली इन डेंसली पॉपुलेटेड, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड एरियाज है वहाँ पे उनकी क्वालिटी अच्छी होगी. क्योंकि जो इन एरियाज में क्या होता है कि हमारी जो क्वालिटी होती है बहुत कम प्रोवाइड होती है, उन पे जो अगर लोग कम रहते हैं तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि उनके पास साधन नहीं होते वो दूसरी सिटीज में दूसरे विलेजेस में मूव कर पाए. बट अगर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो कम बार बीमार पड़ रही हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो उससे जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी होगी. तो ये था इसका मीनिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आ जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. इन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट. Infrastructure helps in generating employment. Many people get employed in infrastructure facilities like agriculture, construction, maintenance of roads, railways, electricity, power plants. Many people are able to find employment in industry and trade after deployment of strong infrastructure. Next है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. जो लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही कुछ लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही एम्प्लॉयड है. लाइक उनको एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर भी हमारा उसका पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर का. कंस्ट्रक्शन में एंगेज है, वो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है. रोड्स को मेंटेन करते हैं, कुछ कोई रेलवे बोर्ड में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में है, पावर बोर्ड में है, प्लांट्स को मेंटेन करते हैं. तो ये सब चीजें आ जाएगी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर. और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड होगा. Many people are able to find employment in industry and trade after deployment of strong infrastructure. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्री और ट्रेड में वो भी हमारी बढ़ जाएगी. तो नेक्स्ट इसका एडवांटेज ये था कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे लोगों को. नेक्स्ट इज फेसेस आउटसोर्सिंग. A country with advanced infrastructure facilities is able to reap benefit from the outsourcing work. तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि हम अपनी सर्विसेज जो होती है किसी थर्ड पार्टी को हायर ओवर कर लेते हैं. मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना सारा का सारा काम खुद से नहीं कर रही, और उसने किसी थर्ड पार्टी को हायर कर दिया कि जो उसकी टेलीफोन आएगी, उस पर कोई कॉल आएगी, वो थर्ड पार्टी हैंडल करेगी. तो अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो आउटसोर्सिंग भी कर सकती है. वो कह सकती है दूसरी कंट्री के लोगों के लिए कि आप ये वाला मेरा काम कर लीजिए, उसके बदले हम आपको वेजेस प्रोवाइड करेंगे. और आउटसोर्सिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमें वेजेस होती है वो चीप में मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल कुछ चाइना की, बाहर की, जापान की कंपनीज है, वो इंडिया में अपना जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो टेलीफोन लाइन सेटअप करती है, क्योंकि जो इंडिया में लेबर है वो बल्क में अवेलेबल है और बहुत चीप भी है. इसलिए लोग क्या करते हैं, अपना जो इम्पोर्टेंट काम नहीं है वो दूसरे से हैंड ओवर कर देते हैं. तब उनसे क्या होता है कि उनका टाइम भी सेव होता है और वो अपने इम्पोर्टेंट वर्क पे फोकस कर पाते हैं. और ये सब चीजें अगर हम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इंडिया को आउटसोर्सिंग करनी हो किसी दूसरे देश पे, तो तभी पॉसिबल है अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. तो इफ इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर द बीपीयूज, तो तभी पॉसिबल होगा अगर ग्लोबल डेस्टिनेशन है हमारी बीपीयूज, केपीयूज, कॉल सेंटर, टू आईटी सपोर्ट सिस्टम एंड साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अगर बीपीओज है, केपीओज है, कॉल सेंटर्स, अगर हमें किसी और को देने हैं वो सब सर्विसेज, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया. करेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट क्या है, अब हम हमारा कैसा चल रहा है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर.
earlier the government has been slowly responsible for development of industries. तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो गवर्नमेंट होती थी वही रिस्पॉन्सिबल होती थी कि हमारी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हो रहा है. But however, due to DC of the government in investment, infrastructure private sector in joint partnership with the public sector started playing an important role. But starting में गवर्नमेंट एंगेज होती थी, बट बाद में क्या हुआ, प्राइवेट आने लग गए, प्राइवेट और पब्लिक साथ में आने लग गए, जॉइंट पार्टनरशिप में आने लग गए दोनों, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने लगे. तो दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने लग गया, क्योंकि जो लोग रूरल एरियाज में रहते थे उनको एक्सेस नहीं था फैसिलिटीज का, तो दोनों पब्लिक और प्राइवेट को आना पड़ा उनकी जो सर्विसेज है उनको कॉप अप करने के लिए. ओके, तो ये आ जाएगी हमारे इसके अंदर. In joint partnership with the public has started playing an important role in the infrastructure development. A majority of people lived in the rural areas despite so much technical progress in the world. A rural women still use biofuels such as crop residues, dung and fuel wood to meet their energy requirements. So अब तक क्या हमारा स्टेट क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन चल रही है. तो हमारी कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है कि कुछ काफ़ी सारे जो लोग हैं वो अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं. इतने सारी प्रोग्रेस के बाद भी जो रूरल वुमेन होती है, जो गांव में वुमेन रहती है, वो बायोफ्यूल यूज़ करती है अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए. और क्रॉप के रेजिड्यू, जो क्रॉप से सामान बच जाता है, क्रॉप की पूरी खेती कर लेती है, उससे जो सामान बच जाता है उससे वो अपना क्या करती है, वो यूज़ करती है कुकिंग में एज अ फायर. उसको जला के वो अपनी कुकिंग करती है, राइट. तो क्रॉप रेजिड्यूज, डम एंड फायर फ्यूल टू मीट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. तो इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है वो मीट होती है उन रूरल वुमेन की. तो हम देख सकते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी अच्छी है, 7% तक चल रही है, बट फिर भी हमारा क्या चल रहा है, कुछ वुमेन जो होती है फिर भी हमें बायोफ्यूल यूज़ करती है अपनी कुकिंग नीड्स को मेंटेन करने के लिए. रेजिड्यूज जो सामान बच जाता है फ्यूल का, उसको यूज़ करती है अपने डेवलपमेंट को मीट करने के लिए. About 90% of the rural households use biofuel for cooking. 90% जो रूरल के अंदर हाउस होल्ड है, जो गाँव के अंदर लोग हैं, वो बायोफ्यूल ही यूज करते हैं कुकिंग के लिए. Rural people have to travel long distances to fetch fuel, water and other basic needs as per census 2001. तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद भी क्या है कि हमारे के सारे जो रूरल लोग होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना होता है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि उनके जो विलेजेस हैं वहाँ पे साधन नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए. इसलिए उनको कुछ अगर सामान चाहिए होता है तो वो किसी दूसरे गांव में जाते हैं ताकि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए. एंड ओनली 56% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स हैव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, टैप वाटर एंड ब्यूटीज. और 56% जो हाउस होल्ड है उनके पास ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का उनके पास फैसिलिटी है, राइट. तो 56% के पास जो रूरल एरियाज में विलेजेस में लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 56% लोगों के पास हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है. और 24% रूरल हाउस होल्ड और 24% जो गांव के लोग हैं वो तो वाटर जो होता है वो ओपन सोर्सेज से ही ले लेते हैं. मतलब उनके पास वाटर की फैसिलिटी नहीं है, जो ओपन सोर्सेज होते हैं लाइक ट्यूबवेल वगैरह, वो रोज उनसे ही पानी लेने जाते हैं. तो हम देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट है वो बहुत ज़्यादा पुअर चल रहा है. अब आज का जो हमारी स्टडी हुई है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें क्या बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट कैसा चल रहा है. एज पर द study of National Sample Survey Organization, access to improved sanitation in rural areas was only 20%. राइट. तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ था कि हमारा सैनिटेशन सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में सिर्फ और सिर्फ 20% था हमारे 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग, राइट. इट इज़ वाइडली अंडरस्टूड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट. हमें पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे डेवलपमेंट की फाउंडेशन है. बट जो इंडिया है सिर्फ और सिर्फ 34% अपनी जीडीपी इन्वेस्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, विच इज बिलो ऑफ दैट ऑफ चाइना. South India needs to boost infrastructure investment and best proper attention is paid to the development of infrastructure. तो जो हमारा चाइना होता है वो ज़्यादा अपना इन्वेस्ट कर रहा है अपनी जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, बट इंडिया सिर्फ और सिर्फ 34% हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप कर रहा है. इट इज़ लाइकली टू एक्ट एज अ सेवियर कंस्ट्रेंट ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो
It is widely understood that infrastructure like the foundation of development, but comparison given reveals that India is yet to wake up the call. तो हमें जो अपना शेयर है इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमें इंक्रीज करना चाहिए, ताकि हम अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बूस्ट कर पाए। जैसे हमारा चाइना बहुत ज़्यादा अपनी शेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाता है, वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमें भी बहुत सारा जो अपनी जीडीपी का पार्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ताकि हमारी जो फैसिलिटीज होती हैं, हमारी डेवलपमेंट होती है, वो हो पाए। बट कंपैरिजन गिवन रिवील्स दैट इंडिया इज येट टू वेक अप द कॉल। तो इसलिए इंडिया को बूस्ट अप करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने जो टैक्टिक्स है वो चेंज करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा लगा पाए और हमारी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी हो पाए। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स चेंज द डेवलपमेंट ऑफ द लेवल ऑफ कंट्रीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स होती है वो डेवलपमेंट ऑफ द लेवल ऑफ कंट्रीज को चेंज करती है, चेंज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। फॉर लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज like irrigation, transport and power are more important as economies mature and more of the basic consumption demands are met। तो जो लो इनकम कंट्रीज होती है उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही उनके लिए बहुत इनफ हो जाता है। लाइक उसको अगर इरिगेशन मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिल रहा है, पावर अच्छी हो रही है, वो उनके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि वो लो इनकम कंट्रीज है, तो वो उनमें ही सेटिस्फाई हो जाती है। आर मोर इम्पॉर्टेंट एज इकोनॉमीज मेच्योर एंड मोर ऑफ द कंजम्पशन डिमांड्स आर मेट। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी श्रिंक्स एंड मोर सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड। तो जब जो इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, जो उसके जो लोग होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा एग्रीकल्चर का शेयर जो होता है वो कम हो जाता है और सर्विस का शेयर हमारा बढ़ जाता है। दैट इज वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज हाई इन हाई इनकम कंट्रीज। तो हाई इनकम कंट्रीज में हमारा पावर का शेयर और टेलीकम्युनिकेशन का शेयर बहुत ज्यादा हाई होता है। अब है हमारी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंज द डेवलपमेंट ऑफ द लेवल ऑफ कंट्रीज। अगर हमें डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज को चेंज करना है तो हमें अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। फॉर लो इनकम कंट्रीज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लाइक इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड पावर आर मोर इम्पॉर्टेंट as economies mature and more of the consumption demands are met. The share of agriculture in the economy shrinks and more service created infrastructure is required. तो अगर लो इनकम कंट्रीज है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट या पावर। पर जैसे जैसे जो इकोनॉमीज होती है मिच्योर होने लगती हैं, उनकी जो कंजम्पशन की डिमांड्स है वो मीट होने लगती है, तो एग्रीकल्चर का शेयर श्रिंक हो जाता है और जो सर्विस का शेयर होता है वो इंक्रीज हो जाता है हमारी इकोनॉमी में। दैट इज वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज हाई। तो इसलिए जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन होती है और हमारी जो पावर होती है उसका शेयर हाई होता है हमारी जो हाई इनकम कंट्रीज है, जो हमारी जिसकी इनकम जो है हमारी हाई है उन कंट्रीज से। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी का टॉपिक जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये हमारे टॉपिक हमारे एग्जाम से बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। ये वाला टॉपिक आता ही रहता है मोस्टली एग्जाम में, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट इनपुट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। एनर्जी का मतलब क्या है? जो प्रोडक्शन प्रोसेस, हम जो फैक्ट्रीज में जो माल बना रहे हैं, जो भी चीज़ बना रहे हैं, उसमें जो पावर लगती है वो हमारा सबसे बेसिक हमारा एनर्जी का पार्ट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा बेसिक इनपुट है वो हमारा एनर्जी ही है हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस का। जो हमारी प्रोडक्शन अक्कर होती है सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका बेसिक इनपुट है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो इनकर हो ही पा रही है, वो है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस का, वो है हमारा एनर्जी। एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के डेवलपमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो है हमारा एनर्जी का। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डिमांड फॉर एनर्जी। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और जो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो मीट हो रही है, उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन है। अगर एनर्जी की ग्रोथ अच्छी होगी, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी, तो हमारी एनर्जी की डिमांड है वो भी हमारी ज़्यादा होगी। इट हैपन्स बिकॉज द रोल्स इन इंडेक्स ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव एक्टिविटी विच रिक्वायर्स लार्जर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। तो इसलिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर किसी कंट्री की जीडीपी अच्छी होगी तो मतलब उसकी जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज हो रही है,
और अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली वो तभी इंक्रीज होंगी जब उसमें एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज होगी, तभी वो सारी की सारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं जो अकर हो सकती हैं, विच रिक्वायर larger quantity of energy. तो इन इंडिया एनर्जी इज यूज लाइक अ लार्ज स्केल ऑन एग्रीकल्चर। तो इंडिया में जो एनर्जी होती है सबसे ज्यादा लार्ज स्केल पे हमारी एग्रीकल्चर पे यूज होती है, और एरियाज लाइक प्रोडक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और फार्म इक्विपमेंट, इन सब चीजों पे हमारी एनर्जी मोस्टली यूज होती है। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी हाउस होल्ड कुकिंग पे होती है, हाउस होल्ड पे होती है, हमारी लाइटनिंग और हीटिंग पे भी हमारी एनर्जी लग जाती है यूज। अब हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के बारे में। कंसिडरिंग द वास्ट पोटेंशियल ऑफ एनर्जी सेविंग्स एंड बेनिफिट्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एनर्जी एफिशिएंट एक्ट 2001। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेक्ट किया था हमारा एनर्जी एफिशिएंट एक्ट 2001। इसका मेन कंसिक्वेंस ये था कि हमारी जो एनर्जी की सेविंग्स को बूस्ट करने के लिए और जो हमारी एनर्जी है जो हमारी एफिशिएंट होती है उसकी बेनिफिट्स को लेने के लिए हमारे एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बना था 2011 में। Doctors wait for the large framework institution arrangement and regulatory mechanism at the central and state level. तो इसमें क्या हुआ था कि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया गया था हमारा अरेंजमेंट का, और रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार किया गया था जिसमें हम सेंट्रल और स्टेट में एम्बार्क करते थे कि हमारा कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और एक एनर्जी एफिशिएंट ड्राइव क्रिएट करते थे। तो हमारा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट था। अब हम डिस्कस करेंगे कॉमर्शियल एनर्जी का मतलब क्या। कॉमर्शियल एनर्जी रेफर्स टू दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस and users pay a price for them. For example, coal, petroleum and natural gas. तो कमर्शियल एनर्जी का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जिसमें जो यूजर्स होते हैं एक प्राइस पे करते हैं उसका और उनको एक एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, उसका हमें एक प्राइस पे करना होता है और ये कमर्शियली यूज होती है, तो ये आ जाएगी हमारी कमर्शियल एनर्जी के अंडर। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर जनरली एग्जॉस्टिबल। जो कमर्शियल सोर्सेज होते हैं वो जनरली खत्म हो जाते हैं, एक बार यूज करके वो खत्म हो जाते हैं। तो कमर्शियल सोर्सेज जो होते हैं हमारे अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। तो कमर्शियल सोर्सेज हमारा 50% ऑफ द टोटल एनर्जी, जितना हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसका 50% जो होता है हमारा कमर्शियल सोर्सेज के अंडर आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा कमर्शियल एनर्जी का मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी का मतलब। हमने कमर्शियल एनर्जी देख लिया कि कमर्शियल एनर्जी का मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसका एक प्राइस होता है और यूजर्स को एक प्राइस पे करना होता है, उससे वो एनर्जी मिलती है, राइट। तो ये है हमारा कमर्शियल एनर्जी का मतलब। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी। Non-commercial energy consists of those sources of energy which generally do not command a price. For example, firewood, agricultural waste, non-commercial sources are generally renewable. तो नॉन कमर्शियल सोर्सेज का मतलब, अगर कमर्शियल सोर्सेज एक प्राइस कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हमें उसको देने के लिए एक प्राइस लेना पड़ रहा है। नॉन कमर्शियल का मतलब एक ऐसे सोर्सेज जिसका हमें प्राइस पे नहीं करना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल फायरवुड है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये सब हमारे नॉन कमर्शियल सोर्सेज है, इसके अगर हम यूज करेंगे तो हमें कोई प्राइस नहीं देना पड़ रहा, तो दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल। ये हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी हमें कोई कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही। As they're found in nature or forest, more than 60% of the Indian households depend upon agricultural sources of energy. तो जो 60% है हाउस होल्ड वो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, और ट्रेडिशनल सोर्सेज का हमें कोई प्राइस पे नहीं करना होता फॉर मीटिंग देयर रेगुलर कुकिंग एंड नीटिंग नीड्स। तो जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उसका हमें कोई प्राइस पे नहीं करना होता, और इससे क्या होता है हमारा रेगुलर कुकिंग और हीटिंग नीड्स जो होती है हमारी मीट हो जाती है। तो इसलिए नॉन कमर्शियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक। अब हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल सोर्सेज और नॉन कमर्शियल का डिफरेंस क्या है। कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज जनरली एग्जॉस्टिबल। तो कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। Commercial sources of energy have a market that is commanded price. Commercial sources are mostly used for industrial and commercial purposes. तो commercial sources जो energy होती है वो एक point of time पे exhaust हो जाती है, इसलिए वो exhaustible energy है।
कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव अ मार्केट, इट इज द कमेंडर प्राइस। तो कमर्शियल सोर्सेज का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो एक प्राइस कॉन्स्टिट्यूट करती है और उसका हमें प्राइस देना पड़ता है। तो कमर्शियल सोर्सेज जो होती हैं वो एक कमर्शियल यूज के लिए, मतलब एक प्रॉफिट मेकिंग के लिए उसका एक प्राइस होता है। तो कमर्शियल सोर्सेज आर मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पसेस। तो कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोस्टली यूज होते हैं हमारे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए और हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसके लिए और कमर्शियल के लिए, मतलब जो मनी अर्न करने के लिए चीजें होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन कमर्शियल एनर्जी। नॉन कमर्शियल एनर्जी आर जनरली रेनोवेबल। नॉन कमर्शियल एनर्जी का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो रेनोवेबल है, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। नॉन कमर्शियल सोर्सेज आर जनरली फ्री, ये हर जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। However, in the present, even non-commercial sources like firewood and dried dung are charged a price in urban areas to the extent rural areas as well. वैसे तो एनर्जी बिल्कुल फ्री है, बट कुछ पार्ट्स रूरल एरियाज के और कुछ पार्ट अर्बन एरियाज में इन एनर्जीज का भी कुछ ना कुछ प्राइस चार्ज होता है। लाइक फायरवुड और डंग तो पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते थे, बट आज कुछ अर्बन और रूरल एरियाज में इसका भी एक हमें कुछ ना कुछ मिनिमम सा प्राइस देना होता है, इसलिए हमें ये प्रोवाइड होते हैं। नॉन कमर्शियल सोर्सेज आर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक और कंजम्पशन पर्पसेस। तो जैसे फायरवुड हो गया, ड्राइड डंग हो गए, ये घर में ज्यादातर चीजें ये सिर्फ घर में यूज होती है, राइट। तो मोस्टली ये चीजें डोमेस्टिक या घर में आग जलाने के लिए यूज होती है, या तो कंजम्पशन, अगर हमें कुछ कंज्यूम करना है, इसको गर्म करके कुछ खाना है, उस पे ये हम चीज इसको गर्म करने के लिए रखेंगे, तभी हमारी ये चीजें यूज होंगी। तो हमने बेसिक मीनिंग डिस्कस कर लिया कमर्शियल एनर्जी का और नॉन कमर्शियल एनर्जी का। अब हम इस पर डिस्टिंग्विश करेंगे कि कमर्शियल एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज फ्रॉम विच इज इट डिराइव्ड, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल तो पढ़ लिया, राइट। तो कमर्शियल सोर्सेज का मतलब जिसका हमें एक प्राइस देना पड़ता है और यूजर्स एक प्राइस चार्ज करते हैं, और नॉन कमर्शियल का मतलब जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और उसका हमें कोई भी प्राइस चार्ज नहीं करना पड़ता। तो जो कमर्शियल सोर्सेज है वो एग्जॉस्टेबल है, वो एक बार यूज करके खत्म हो जाते हैं, और नॉन कमर्शियल रिन्यूएबल है, उसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी को हम एक और टाइप में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन कमर्शियल। जो पिछले वाला था वो था कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, ये है हमारा कन्वेंशनल और ये है हमारा नॉन कमर्शियल। Conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. Conventional sources of energy refers to those sources of energy that would make use of coal and oil. तो कन्वेंशनल का मतलब होता है जो ऐसी एनर्जीज जो रिसेंट टाइम में यूज होने लग गई है, राइट। मतलब जो पिछले टाइम से यूज होती नहीं आ रही, बट ये अभी रिसेंट टाइम में यूज होने लग गई है। जैसे हमारा कोल और ऑयल है, ये रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा यूज होने लग गया है, तो इसे हम कहेंगे रिन्यूएबल। इसको हम बार बार भी यूज कर सकते हैं, कोल और ऑयल को, ये खत्म नहीं होता बट रिन्यू होता रहता है बार बार। Being a tropical country, India has unlimited potential for producing three types of energy if some appropriate cost-effective technologies that are already available are used to do these types of energy. Resources are inexhaustible. तो ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया में क्या है कि पोटेंशियल है हमारी एनर्जीज को यूज करने का। अगर हम अच्छे से कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे जो हमारी कंट्री में अवेलेबल है, तो हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम एनर्जी में बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। A lot of problems are facing in harnessing them and storing them. Besides problems of heavy cost and management, as a result, they are not generally used in industries. तो कन्वेंशनल एनर्जी की ये प्रॉब्लम है कि उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अगर हम उनको स्टोर करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम उसको जनरली यूज़ नहीं करते इंडस्ट्रीज में, राइट। तो इसकी ये एक वो है, बट इसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं और ये इन एग्जॉस्टिबल है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का मीनिंग पढ़ लिया। नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो अभी अभी रिसेंटली आया है, लाइक हमारा सोलर गैस आया है, हमारा सोलर एनर्जी आया है, विंड एनर्जी आया है, तो ये सब आ जाएगी नॉन कन्वेंशनल के अंडर। और कन्वेंशनल का मतलब हो जाएगा हमारा जो पिछले टाइम से यूज होता आ रहा है, लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी सोर्सेज are the direct sources of energy which are the gifts of nature and do not need any transformation in using them. तो प्राइमरी सोर्सेज का मतलब एक ऐसे सोर्सेज
विच आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो नेचर के गिफ्ट्स हैं जो हमें कहीं से प्रोवाइड नहीं की जा रहे, बट वो ऑटोमेटिकली नेचर में अवेलेबल है, उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, वो जैसे हैं हमें वैसे ही उसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं, इसका हमें डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसका कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो ये है हमारे प्राइमरी सोर्सेज के अंडर, दैट कैन बी यूज फॉर बर्निंग देम। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिजल्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। और सेकेंडरी का मतलब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। डायरेक्टली हम इसको यूज नहीं कर सकते सेकेंडरी को, हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल इन सेकेंडरी, कार्बन एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूडिंग कोल, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। तो कार्बन से हम एक और फॉर्म डेवलप कर लेते हैं, लाइक कोल, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एक्सेट्रा। तो ये आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के अंडर। तो सेकेंडरी को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हमें इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक जो हमारा कार्बन होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोलॉजी में, न्यूक्लियर एनर्जी में। तो ये आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी सोर्सेज के अंडर। और प्राइमरी को हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस। अब हम डिस्कस करेंगे कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में हम एनर्जी को कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी shows a different use of different resources and non-commercial sources of energy. Non-commercial consumption makes up the 74% of the total energy consumed in India. तो कंजम्पशन पैटर्न ऑफ एनर्जी का मतलब ये है जो हम डिफरेंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैं उसको यूज कैसे कर रहे हैं। तो कंजम्पशन में आ जाएंगे हमारे कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। तो नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हमारे 74% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम, 74% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारी जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड है उसका। दिस इंक्लूड्स कोल विद द लार्जेस्ट शेयर। तो कोल का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट शेयर है हमारी कमर्शियल एनर्जी के अंडर, 54% कोल का शेयर है। उसके बाद ऑयल का शेयर 32%, फिर नेचुरल गैस का शेयर है 10%, फिर 2% शेयर है हमारा हाइड्रोस्फीयर के अंदर। तो कमर्शियल सोर्सेज कंसिस्ट ऑफ फायरवुड, काउ डंग इन एग्रीकल्चर। तो हमारा नॉन कमर्शियल में तो सबसे पहला जो शेयर है वो आ जाएगा कोल का, फिर है नेचुरल गैस, फिर है हमारा ऑयल का। तो ये सब जो शेयर है आपको एक बार रिवाइज करना है, आपकी इसकी परसेंटेज आपको लर्न नहीं करनी है, बट आपको एक बार माइंड में रखनी है कि सबसे ऊपर तो हमारा कोल है, उसके बाद नेचुरल गैस है, फिर ऑयल है। तो ये सब चीजें बस माइंड में रखनी है। फिर आ जाएगा आपका consists of firewood, cow dung in agriculture basis, account for about 86% total energy consumed. ओके तो इसमें कमर्शियल एनर्जी सोर्सेज जो कमर्शियल आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारा फायरवुड, काउ डंग, ये सब चीजें आ जाएंगी हमारी कमर्शियल में। तो इसमें जो 86% जो शेयर है वो आ जाएगा हमारा काउ डंग का। इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द स्पोर्ट्स फॉर ग्राउंड नट पेट्रोलियम प्रोडक्ट विच इज लाइकली टू ग्रो इन द नियर फ्यूचर। तो जो इंडिया का शेयर है पेट्रोलियम में, ग्राउंड नट में, कोल में, वो ऑब्वियसली ग्रो होगा नियर फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया के पास एक पोटेंशियल है इन सब चीज़ों को डेवलप करने की। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्टोरल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी, कि जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं कमर्शियल एनर्जी का वो कितने पे कितना उसका शेयर है, किस सेक्टर में उसका सबसे ज़्यादा शेयर है। With the rapid rate of economic growth, there has been a corresponding increase in the use of commercial energy. जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है वैसे जैसे हमारा जो कमर्शियल एनर्जी है उसका शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। The sectoral pattern of consumption of commercial energy is given in the table. Industrial sector is the largest share of the total energy of commercial energy. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का सबसे ऊपर शेयर है हमारा कमर्शियल एनर्जी की कंजम्पशन में। फिर आ जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी। तो जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका जो शेयर है कमर्शियल एनर्जी का वो डिक्रीज हुआ है, पहले 44% है 1953 में, बट 22% हो गया है हमारा 2004 और 5 में। तो जो कमर्शियल एनर्जी है उसका शेयर डिक्रीज हुआ है, बट जो हमारा कमर्शियल एनर्जी है उसका शेयर इंक्रीज हुआ है। कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम 44% in 1983 to 2004%. There has been a continuous fall in the share of transport sector by the share of household and agriculture industrial sector. तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसका शेयर डिक्रीज हुआ है और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर है उसका शेयर जो है हमारा इंक्रीज हुआ है। तो ये था हमारा कुछ ना कुछ मीनिंग।
Consumption of commercial energy by the agriculture sector is very less. It shows dependence of agriculture sector on traditional methods of farming. तो हमें पता चलता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो डिपेंडेंस है हमारी बहुत ज़्यादा कम है. तो इसका मतलब ये है कि हम जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उस पर डिपेंड कर रहे हैं. Like share of oil and gas is highest among the commercial energy conservation with a rapid rate of economic growth. There has been a corresponding use in the use of technology. तो इससे अगर हमारा ऑयल और ग्रोथ का गैस का शेयर बढ़ रहा है तो इससे हमारी कमर्शियल एनर्जी जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज आ रहा है हमारा एनर्जी की कंजम्पशन में. अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक, पावर इलेक्ट्रिसिटी का. पावर इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्रिटिकल component of infrastructure which is often rectified with the progress in modern civilization. In order to attain economic development, power is required at every step with the graduation of development of various sectors of the economy. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कॉम्पोनेंट है हमारा, हमने डिस्कस कर लिया पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, राइट. हमने फिर डिस्कस किया एनर्जी के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का है वो है पावर का. पावर इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज ऑफन रेक्टिफाइड विद प्रोग्रेस इन मॉडर्न सिविलाइजेशन. अगर हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. तो इसका मतलब ये है कि हमारी पावर रिक्वायर्ड है हर एक स्टेप पे, सारे के सारे सेक्टर्स में, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो. द डिमांड फॉर पावर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. द ग्रोथ रेट फॉर डिमांड फॉर पावर, तो जो पावर की डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. द डिमांड फॉर पावर इज जनरली हायर देन द जीडीपी ग्रोथ रेट. तो जो पावर की डिमांड है वो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट से तो हाई चल रही है. अगर हमें 8% जीडीपी ग्रोथ रेट अटेन करना है तो इससे हमारा जो पावर है वो 12% ग्रो करना चाहिए. पावर रिक्वायरमेंट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लिबरली मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स. तो जो हमारी इंक्रीजिंगली रिक्वायरमेंट, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हमें ग्रोथ रेट को मीट करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करना पड़ेगा पावर की या तो अपने प्रोजेक्ट्स की नीड पे. अब ये है कि सोर्सेज क्या हैं, पावर कहाँ से जनरेट कर सकते हैं. देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया. Thermal power, when power is generated out of coal, oil and natural gas, it is termed as thermal power. फर्स्ट सोर्स है हमारा थर्मल पावर. अगर हम पावर को जनरेट कर रहे हैं कोल से, ऑयल से या नेचुरल गैस से तो वो आ जाएगा थर्मल पावर के अंडर. थर्मल पावर जो है सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का और 71.28% पावर कंट्रीब्यूट करता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का. फिर आ जाएगा हमारा हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर इज जनरली फ्रॉम द वाटर्स ऑफ आस्किंग रिवर साइड. तो हाइड्रो पावर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. इट इज चीपर अमंग द सीजन्स एंड इट हैज नो पॉल्यूशन एजेंट. इट इज डिजायरेबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो हाइड्रो पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये बहुत चीप है सब में से और इसका कोई पॉल्यूशन का एजेंट भी नहीं है. फिर आ जाएगा हमारा न्यूक्लियर या एटॉमिक पावर. व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड फ्लोटी लिमिटेड न्यूक्लियर एटॉमिक पावर, इट इज द सेकंड मोस्ट अप टू डेट यूज ऑफ पावर whose generation started from the 1790 to 71. तो न्यूक्लियर पावर का मतलब जब हमारी पावर जनरेट हो रही है लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से, लाइक यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, उससे हमारी जो पावर न्यूक्लियर पावर है जो जनरेट हो रही है फिर आ जाएगा वो हमारा न्यूक्लियर पावर के अंडर और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है. एटॉमिक एनर्जी सर्टेनली एडवांटेजेस, इट इज लाइकली टू बी इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन. तो एटॉमिक एनर्जी जो है वो हमारी इकोनॉमिकल मानी जाएगी लॉन्ग रन में. अभी हो सकता है कि यूरेनियम थोरियम का यूज थोड़ा कम हमें अच्छा लगे बट लॉन्ग रन में वो अफेक्टिव है. राइट. और फिर आ जाएगा हमारा इकोनॉमी एटॉमिक एनर्जी सर्टेन एडवांटेज, इट इज लाइकली टू बी इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन. Atomic energy encourages to use energy resources, hydrogen, fuel. These sources avoid foreign fossil, but वो हमारा लॉन्ग रन में इफेक्टिव है. Economic energy has certain advantages that is likely to grow in the near future. India's energy policy encourages two energy sources, hydrogen, fuel. These sources use fossil fuels and avoid carbon emissions, result in faster growth of electricity produced from these sources. तो एनर्जी पॉलिसी से क्या हुआ, हमारी जो
रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगे, हाइड्रोजन फ्यूल से हमारे कार्बन एमिशंस भी अवॉइड होने लगे और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो करने लगी। अब हम डिस्कस करेंगे पावर कैपेसिटी ऑफ वेरियस सोर्सेज कीपिंग पेस विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पावर from the power of the various sectors. A number of steps have been taken into power. Power generation. The result of power generation is the thermal power and nuclear powers have increased considerably. तो हमने डिस्कस किया कि जो डिफरेंट सोर्सेज है उनकी पावर जनरेशन की कैपेसिटी क्या है। तो हमने डिस्कस किया कि जो थर्मल पावर है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उससे जो इंक्रीज है उसका बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली हुआ है और उसकी जो इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी जो थर्मल हाइड्रो या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है 1700 मेगावाट से 1,24,300 मेगावाट एट द एंड ऑफ 2005-06। अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर के बारे में। हमने डिस्कस कर लिया एनर्जी के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया पावर के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल पावर के बारे में। थर्मल पावर इन इंडिया इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर। Energy in the thermal power, student of the power generation capacity comes from the thermal sources. तो थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे बेसिक बिगेस्ट सोर्स है पावर जनरेशन का। जो पावर सबसे ज्यादा आती है वो थर्मल सोर्सेज से ही आती है। इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर अकाउंट फॉर 13.60 द टोटल एनर्जी कंजर्वेशन कैपेसिटी। तो थर्मल पावर में भी जो हमारी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सबसे ज्यादा अकाउंट कर रही है 13.60% का टोटल पावर का। फिर है हमारी न्यूक्लियर पावर अकाउंट कर रही है 2.110% पावर पूरी पावर का। और फिर आ जाएगा हमारा एटॉमिक पावर आ जाएगा, वो भी हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। अब आ जाएंगे हमारे क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे पावर सेक्टर के अंदर। Power development has been significant in the last 4 decades of the claiming. However, generation of power is still insufficient in comparison to its demand. Result, India is facing serious power price in the recent years. तो पावर डेवलपमेंट जो है हमारी लास्ट 4 years में हमारी क्या हो रही है, इनएफिशिएंट हो रही है। जितनी डिमांड है उससे कम ही हम पावर ले पा रहे हैं। तो इंडिया जो है वो कुछ ना कुछ पावर का प्राइस फेस कर रही है, कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस कर रही है पावर सेक्टर के अंदर। इसका फर्स्ट चैलेंज है कि इंडियाज पावर सेक्टर इज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इंस्टॉल कैपेसिटी इज नॉट सफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रिसिटी में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो सफिशिएंट नहीं है टू एन एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7%। तो जितनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है 7% की, वो उसको बीट नहीं कर पा रहा है हमारी जो पावर सेक्टर है। तो अगर हमें मीट करना है उसको, हमें 1 लाख मेगावाट्स ऐड करने पड़ेंगे नए, बट हम प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ 20,000 मेगावाट्स ऐड कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ ना कुछ चैलेंजेस। नेक्स्ट चैलेंज है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। इंस्टॉल कैपेसिटी इज अंडर यूटिलाइज एज प्लांट्स आर नॉट रन प्रॉपरली ड्यू टू एक्सेसिव डिमांड। ऑपरेशनल फिश एंड सी ऑफ पावर इज रिफ्लेक्टेड बाय प्लांट लोड फैक्टर एंड द प्लांट लोड फैक्टर इज वेरी पुअर। तो हमारी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो भी अंडर यूटिलाइज हो रखी है। अगर हमें इंस्टॉल कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है तो हमें क्या करना है कि हमारे प्लांट लोड फैक्टर को इम्प्रूव करना है। बट प्रेजेंट में हमारा प्लांट लोड फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा कम है, वो लॉसेज इनकर कर रहा है और उससे क्या हो रहा है हमारा T500 बिलियन लॉसेज हमारे इनकर कर रहा है ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड प्रोस्टिट्यूशन लॉसेज, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ एक्सटर्नल ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। A large proportion of these losses suffer due to theft of power and free supply of power to agriculture. तो इससे क्या हुआ है कि हमारा कुछ लॉसेस से हमारी थेफ्ट अकर हुई है और कुछ जो है वो फ्री सप्लाई अकर हो गया एग्रीकल्चर के अंडर। तो ये थी हमारी कुछ ना कुछ इसकी कमी है कि जो हमारा इंस्टॉल्ड सेक्टर है वो कुछ ना कुछ कमियां फेस कर रहा है। वो जितना पावर दे सकता है उतना नहीं दे रहा है। Right, shortage of inputs. Thermal power plants, which are the foundation of India's power plants, are facing shortage of raw materials and coal supplies. तो shortage of inputs, जो thermal power plants उनको inputs की कमी हो रही है। जितनी raw materials उनको मिलने चाहिए उनको उतने नहीं मिल रहे हैं और coal supplies की भी कमी हो रही है। फिर limited load of private foreign entrepreneurs. Private sector power generators and foreign sectors are yet to play the role in a major way.
Lack of public cooperation. There is a general public unrest due to high public tariff and prolonged power cuts. तो क्या हो रहा है, पावर सेक्टर का जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल हो गया प्राइवेट सेक्टर का। फॉरेन सर्विसेज से फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करने के लिए आ रहा है। तो पब्लिक अनरेस्ट हो रहा है, उसकी वजह से पब्लिक तारीफ हाई और पावर कट्स भी होने लग गए डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। अब ये कि सेव एनर्जी यूज सीपीएल, दस कंटिन्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉपर्टी लोशन ग्रोथ आर ड्राइविंग द डिमांड फॉर एनर्जी फास्टर देन व्हाट इंडिया इज प्रोड्यूसिंग करंटली। तो जो हमारी डिमांड एनर्जी की वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सो इमीडिएट must be taken to restore the physical as well as the financial health of the existing power। तो कुछ ना कुछ स्टेप्स हमें लेने चाहिए जो हमारी फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए। लाइक हमारा सीएफएल को यूज करने का एक कंसेप्ट आया था जिसमें था कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इन एफिशिएंसी सीएफएल कंज्यूम अबाउट 75,000 लेस एन पावर। तो 75% लेस पावर कंज्यूम कर रहा था हमारा सीएफएल, तो इसलिए कहा था कि सीएफएल को ले आओ। रिप्लेसमेंट ऑफ 1 लाख वॉट बल्ब, CFL can save 80% mega power, this amount to saving of 400। CFL से क्या होगा कि हमारा जो मेगावाट है वो 80% तक सेव हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा इसका मीनिंग। अब हम डिस्कस करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन in the case of Delhi. Since independence, power management in Delhi has changed 4 times. Delhi State Electricity Board was set up in 1951. This was succeeded by Delhi Electricity Supply Undertaking in 1958. In India, Vidyut Board in 1997. After the privatization of DBO, it rests with the leading private sector players. तो हमारा जो दिल्ली में जो हमारा जो हमारा पावर मैनेजमेंट है वो 4 टाइम्स चेंज हुआ है। फर्स्ट आया था दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आया था 1951 में, उसके बाद दिल्ली लेक सप्लाई अंडरटेकिंग आई थी, फिर दिल्ली का विद्युत बोर्ड आया था, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने पावर को मैनेज किया था। दिल्ली टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूटेड पावर टू द रिमेनिंग 1/3 और दिल्ली तारीफ स्ट्रक्चर। तो कुछ ना कुछ दिल्ली बॉडीज आई थी। फिर आया था हमारा दिल्ली रेगुलेशन मिशन। तो फिर कुछ आया था कि हमारा इम्प्रूवमेंट आएगी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और कंज्यूमर्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे इससे, बट इस सेटिस्फैक्शन इसके रिजल्ट्स नहीं आ पाए। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मेजर्स हैं हमारे पावर को इम्प्रूव करने के। सम मेजर्स which are needed to improve power prices are improvement in the plant load factor। फर्स्ट है कि हमें improvement करनी चाहिए plant load factor में। The plant load factor is an important indicator of an operational efficiency of the thermal power plants। Improvement in plant load factor will help better utilization of the capacity of the blunt control of transmission and distribution of losses to solve the power prices। तो plant load factor में हमें improvement करनी चाहिए। अगर हमें प्लांट लोड फैक्टर में इम्प्रूवमेंट करनी है तो इसका मतलब ये है कि हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है। अगर हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो इससे हमारी इम्प्रूवमेंट होगी प्लांट लोड फैक्टर में और यूटिलाइजेशन अच्छी होगी हमारी कैपेसिटी की। ब्लंट कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस टू सोल्व द पावर प्राइसेस। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस शुड बी इफेक्टिवली कंट्रोल। लॉसेस को हमें कंट्रोल करना चाहिए, तो इससे हमें अफेक्ट पड़ता है फाइनेंशियल हेल्थ पे, तो हमारी लॉसेस को हमें इम्प्रूव करना आना चाहिए। पावर यूटिलिटीज इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन इंडिया। देयर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसका भी अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी इंक्रीज होनी चाहिए। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल हमारा एनकरेज होना चाहिए। तो हमारी जो हमारी चीज़ें अपनानी चाहिए जिससे हम प्राइवेट क्राइसिस को इम्प्रूव कर सकें। It is necessary to tap the sector to come forward and produce power on a large scale. India is in position of wind power and more than 95 investments coming from the private sector, with more than 95 investments coming from the private sector। तो इंडिया हमारी 5th पोजीशन पे चल रहा है अभी थर्मल पावर में, बट हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा वो 1st पोजीशन पे आ जाए। 5th मेजर है कि हमारा एनकरेज करना चाहिए हमें रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कैन इंश्योर एडिशनल सप्लाई of electricity with the largest ability of biomass in India। There is significant potential for meeting energy needs, particularly in the rural and remote areas।
ग्रेटर लाइन्स ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऑफर्स इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बेनिफिट्स। तो अगर रिन्यूएबल सोर्सेज आएंगे तो उससे क्या हुआ कि हमारी सप्लाई बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, विद द लार्जेस्ट एबिलिटी ऑफ बायोमास बढ़ेगा इंडिया में, पोटेंशियल भी है इंडिया के पास रूरल एरियाज में और रिमोट एरियाज में। तो कुछ ना कुछ हमारे इकोनॉमिक सोशल और रिन्यूएबल बेनिफिट्स भी आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर इज क्वाइट रिच इन हाइड्रो पावर विद एन एस्टिमेटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल मोर देन 1,50,000 मेगावाट्स। तो हमारे पास कुछ पावर भी है, तो हमें कुछ ना कुछ हमारी नीड्स को मीट करना चाहिए जिससे हम अपनी जो रिन्यूएबल सोर्सेज है उसको एनकरेज कर पाए। अब हम डिस्कस करेंगे हेल्थ का टॉपिक। तो हेल्थ का मतलब क्या है? इन द वर्ड्स ऑफ WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर हमारा हेल्थ ऐसा स्टेट है जिसमें हम कंप्लीट मेंटल, सोशल और सोशल वेलबींग को अचीव कर पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि हमारे पास डिजीज नहीं है या तो हम कोई डिजीज से फ्री है तो हम हेल्दी है, तो इसका मतलब ये है कि हम कंप्लीट मेंटली, फिजिकली और सोशली हेल्दी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है हेल्थ के बारे में। हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज बट ऑल्सो द एबिलिटी टू क्रिएट वंस पोटेंशियल। इट इज द यार्डस्टिक ऑफ वर्ड्स। हेल्थ इज द होलिस्टिक प्रोसेस रेडी टू द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हेल्थ का ये है कि ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट अगर हमें करनी है नेशन की तो हमें हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। फिर ये है कि कंट्रीब्यूट करेगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हेल्थ को एक्सेसिबल करे दूसरों को। अगर हमें नेशन का हेल्थ सर्विसेज को डिटरमाइन करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे हमारा कंट्रीब्यूट करेगा, लाइक हमारा बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट और न्यूट्रिशनल लेवल्स पे भी वर्क करेगा, राइट। और कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट of health infrastructure includes ensures the country of healthy manpower of production of goods and services. Health infrastructure includes hospitals, doctors, nurses, and paramedical professionals, beds, equipments required in hospitals. डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि हमारी मैन पावर है जो हेल्दी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छा है, लाइक हॉस्पिटल्स, गुड्स, नर्सेज सब अच्छे कंडीशन में है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पर डिपेंड नहीं करती बट और चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। पीपल जो है वो हेल्थ के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, जो सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर को जानना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी प्रोविजन और मैकेनिज्म्स को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आ जाएगा हेल्थ स्टेटस इंडिपेंडेंस के बाद कैसा चल रहा है। द गवर्नमेंट हैज एन इंस्टीट्यूशन ऑब्लिगेशन टू गाइड एंड रेगुलेट द हेल्थ वेटेड इशू। तो गवर्नमेंट के पास एक ऑब्लिगेशन है कि वो हेल्थ को पूरा का पूरा गाइड कर सकती है, लाइक मेडिकल एजुकेशन कैसा है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड चल रही है नहीं, पॉइजन्स कैसे हैं ड्रग्स में, ये सब चीज़ें तो नहीं है, स्टेटिस्टिकल मेंटल डेफिशिएंसी कैसी है, तो पॉलिसीज और प्लान्स भी गवर्नमेंट लाती रहती है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, इट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन एंड रेंडर्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। तो हम तो जो इट कलेक्ट्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो जो हमारा हेल्थ बोर्ड है वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फाइनेंशियल और टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है स्टेट बोर्ड्स को। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है वर्ल्ड में, तो हेल्थ स्टेटस जो है इसका बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री है अगर हम चाइना और इंडिया से कंपेयर करें तो 5 डिकेड्स में इंडिया का जो प्रोग्रेस है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा कम हो गया है और हेल्थ जो है वो लोगों की बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई है। अब आ जाएगा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या इंपॉर्टेंस चल रही है। ओवर द इयर्स इंडिया हैज बिल्ड अप वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर एट डिफरेंट लेवल्स। तो विलेज लेवल में भी हॉस्पिटल सेट हुए हैं, गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर सेटअप किए हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल सेट किए हैं वॉलंटरी एजेंसीज ने, प्राइवेट सेक्टर ने भी हमारी प्रोफेशनल्स पे फार्मास्यूटिकल ट्रेंड फार्मेसी सेट किए, नर्सिंग कॉलेजेस सेट किए हैं। तो हमारी एक्सपेंशन तो हुई है, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज भी हमारी इंक्रीज हुई है, एलोपैथिक डॉक्टर्स इंक्रीज हुए हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हो गया है, चिकनगुनिया जो डिसीजेस थे वो सब भी उनकी जो डिक्रीज हो गए हैं। तो 3 टायर सिस्टम था हेल्थ का, वो कैसे वर्क करता है। हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 3 टायर सिस्टम, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का मतलब आ जाएगा कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों पे क्या खर्चा हो रहा है। तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन मटेरियल, एजुकेशन, हेल्थ। तो आ जाएगा इन सब चीज़ों में जो बेसिक चीज़ें सबको होती हैं, सप्लाई ऑफ वाटर, हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, इन सब चीज़ों पे क्या खर्चा हुआ है। सेकेंडरी में आ जाएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल्स बनाए हैं जिसमें सेकेंडरी केयर की सर्जरी वगैरह की जो कंडीशन है वो सॉल्व कर पाए।
टर्शरी का मतलब जो एडवांस है, जो किसी किसी को बीमारियां होती हैं उनके लिए का खर्चा बनाया गया। तो अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को सॉल्व करने के लिए। अब फिर आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है। इन रिसेंट टाइम्स प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया है। 70% जो हॉस्पिटल्स है वो प्राइवेट सेक्टर ही ओन करता है, और जो 60% जो बेड्स है वो भी प्राइवेट सेक्टर ओन करता है। और 80% जो इन पेशेंट्स है और 60% आउट पेशेंट्स है वो भी प्राइवेट के अंडर आते हैं। 90 46 इन पेशेंट प्रोवाइडेड डोमिनेंट रोल। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग में डोमिनेंट रोल प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ सेट करी है जिसमें इंडियन रिच आ सकते हैं और अपना जो कुछ ना कुछ हेल्प ले सकते हैं। जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं उसको हम कहते हैं कॉर्ट्स। तो कॉर्ट्स भी हमारे जो गवर्नमेंट में वो इम्प्रूव हुए जा रहे हैं। तो हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो प्राइवेट पे भी डिपेंड करता है। अब आ जाएगा हमारा इंडियन सिस्टम क्या चल रहा है मेडिसिन का। हमारा जो इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का वो 6 से बना है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज थे वो हमारे इंक्रीज हो गए हैं, और उनके पास पोटेंशियल भी है कि हमारे जो लार्ज स्टॉक है उसको इंक्रीज करेगा और लोगों को सेफ और इनएक्सपेंसिव चीज़ें प्रोवाइड करेगा, और रिसर्च वगैरह भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब ये कि हमारे इंडिकेटर्स कौन कौन से हेल्थ के लिए। तो इंडिया सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बट हेल्थ स्टेटस जो है वो सबसे कम है इंडिया का, चाइना से कंपेयर करें, और बहुत ज़्यादा कम जीडीपी जो है वो स्पेंड करता है। तो जो एवरी ईयर 5 लाख चिल्ड्रन डाई हो जाते हैं मैल न्यूट्रिशन से। तो वैक्सीन भी बहुत कम लोगों को, 2.2 मिलियन चिल्ड्रन को लगती है। और 20% जो पीपल हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज भी कम प्रोवाइड करते हैं। और आ जाएगा कि जो 50% लोगों के पास भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है डॉक्टर्स बनने के लिए। अब आ जाएगा रूरल अर्बन डिवाइड क्या चल रहा है। तो रूरल एरियाज के पास जो लोग रहते हैं उनके पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, डिफरेंसेस हो जाते हैं उनकी स्टेटस में। तो 70% लोगों के पास रूरल एरियाज में रहते हैं, बट 20% लोगों के पास ही हॉस्पिटल्स हैं और डिस्पेंसरीज हैं रूरल एरियाज के पास। और हॉस्पिटल्स तो हैं बट उनके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। जो चीज़ें एक्सेसिव होती है लाइक बेड्स होती हैं और डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत कम लोगों के पास है। और गायनोकोलॉजी वगैरह 20% ऑफ द लोगों के पास है। और अर्बन और रूरल एरियाज 12% ऑफ द इनकम स्पेंड करते हैं, और रिच सिर्फ 2% अपनी इनकम स्पेंड करते हैं। अब आ जाएगा वुमेन का हेल्थ का स्टेटस क्या चल रहा है। वुमेन हाफ पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करती है, बट जो डिसएडवांटेजेस है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मैन। सेक्स रेशियो भी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है 53 लाख जो 3 लाख गर्ल्स हैं वो 15 ईयर्स के बाद में वो मैरिड भी है और उनका एक बार बेबी भी हो चुका है। और 50% ऑफ द मैरिड वुमेन बिटवीन द एज ग्रुप, तो 50 और जो कुछ लोग 50% लोगों के पास एबॉर्शंस भी हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटरनल मोबिलिटी का जो वुमेन हेल्थ का स्टेटस है इतना अच्छा नहीं है। तो हेल्थ है वो एक बेसिक राइट है सबका। हेल्थ एक बहुत बेसिक राइट है, अफोर्डेबल भी है सबके लिए, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड भी करता है। तो अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है और सारे लोगों को एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करनी है, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छी प्रोवाइड करनी है, और हमारा डिजीजेस को भी हमें कॉप अप करना है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए, हाइजीन हेल्थ वगैरह सब अच्छा होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, और हमारा प्राइमरी हेल्थ को भी प्राइवेट अगर हम करेंगे साथ में तो अच्छा हमारा हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल असेसमेंट क्या है। हम इसको क्रिटिकली एवेल्युएट करेंगे कि हेल्थ हमारा कैसा चल रहा है। तो इनइक्विटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है हेल्थ सर्विसेज का। द एग्जिस्टिंग हेल्थ सिस्टम एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा कुछ ना कुछ लॉस सफर कर रहा है इंस्टीट्यूशंस में और मैन पावर में। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है हमारे इंक्रीजिंगली इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो हमारा कम्युनिकेबल डिजीजेस वगैरह जो होते हैं लाइक एड्स हो गया वो ज़्यादा कॉमन हो रहे हैं, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए उनको प्रिवेंट करने के लिए। और अर्बन एरियाज में जो लोग हैं वो भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे, रूरल एरियाज में भी नहीं कर पा रहे हैं। और 12,000 मेगा ग्रेजुएट्स एवरी ईयर होते हैं जिनको मेल न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। और रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो पब्लिक सेक्टर सक्सेसफुल नहीं है हमारा प्रोवाइड करने पे एम्प्लॉयमेंट।
देयर इज अ नीड टू इंक्रीज कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट को साथ में वर्क करना पड़ेगा। अब है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल क्यों है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे इससे एसेंशियल है क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो लास्ट डिकेड्स में क्या हुआ कि हमारी बिल्डिंग्स बनने से हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ी, रिफॉर्म्स आने के बाद भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुई, तो काफी सारे लोग आने पड़े प्राइवेट और फॉरेन हमारे अट्रैक्ट करने के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट्स को, और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रोड्स वगैरह डेवलप हुई, तो हमारी मॉडर्नाइजेशन हुई। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम पूरी ट्राई करेंगे आपको डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो हमें गूगल मीट क्लास अरेंज कर लेंगे जिसमें आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा चैप्टर था, मैंने 1.5 आवर में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको कोई भी अगर इंप्रूवमेंट देनी है, आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियोस में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करें, तो प्लीज हमें वो भी बताइए, हम पूरी ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने की आपके लिए। ओके, हम पूरी अवेलेबल हैं। और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हमारे चैनल से। ओके, और अपने एग्जाम्स के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, डाइट अच्छी लेनी है, वाटर अच्छा पीना है, और प्लीज हमें एक्सरसाइज करते रहनी है, तभी आपका जो माइंड है वो स्टेबल रहेगा, राइट। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी रहेगी। और यूट्यूब वगैरह चलाते रहना है, उसमें मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं जिसमें आपका माइंड बिल्कुल डेवलप होगा, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, आपको थोड़ा बहुत फन भी करना है, राइट। और प्लीज हम मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन है वो वाला, राइट। तो प्लीज थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।